कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपनी आंख व चेहरे पे लगाते हुए यह प्रार्थना करना शुरू जैसे ही हम करते हैं, वैसे ही हम जैसे किसी और ट्रैक में थे और हम बिल्कुल पूरी तरह से अब बिल्कुल डिफरेंट जैसे जगह पर आ गए हों। यानी कि हमारा ओम का उच्चारण होते ही हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और सातों चक्र जागृत होते ही हमारे शरीर के जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से अपने उसमें आ जाता है, जैसे किसी बहुत विशेष चीज़ में हम जाने वाले हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है सिर्फ ओम का उच्चारण करते ही हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है। तो इसलिए ओम का उच्चारण हम करते ही हम सारे विचारों से विलीन हो जाते हैं जो हमारे दिन भर चलते रहते हैं या हम किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं लगातार, उन सब से विराम पा जाते हैं। तो ओम का उच्चारण करते ही हमें पूरी तरह से हमें पूरा ऑरा हमारा विस्तृत होने लग जाता है। जो हमारे शरीर में जो हमारी पावर है वह पूरी तरह से फ्लक्चुएट होने लग जाती है, दूर दूर तक पहुंचने लग जाती है। तो यह हमारे शरीर की पावर कहाँ से आ रही है? सिर्फ एकमात्र ओम का उच्चारण करते ही हम पूरी तरह से जैसे शक्तियों के घेरे में आ चुके हों। तो अब गोल गोल घुमाएंगे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी हम साधारण जो जीवन था हमारा, जो दिन भर की दिनचर्या थी, उससे पूरी तरह से विराम पा चुके हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर, अपना मन, अपनी श्वास और उससे जो भी हमारे परिवर्तन आने वाला है उस पर ध्यान। तो देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है सिर्फ ओम के उच्चारण से ही। ओम पूरा आ पूरा मुंह खोल के करते हैं। ओ हमारी पूरी तरह से समझ लीजिए जीभ हमारी जैसे पलट जाती है और माँ में तो पूरी तरह से जैसे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 जो शब्द हैं ओम के, उसमें कितनी पावर है? आ, उ और मा। तो माँ से पूरी तरह से ब्रेन आपका एक्टिव होता है। ऊ से हमारा जो गर्दन के ऊपर के भाग जो ये फेस का एरिया है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और आ में पेट की नाभि वाला पार्ट पूरा एक्टिव हो जाता है। तो आ यानी कि कमर से उठता हुआ धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाना, यानी कि आपके पूरी तरह से सातों चक्र एक्टिव हो जाना। तो ओम में आपके सातों चक्र एक्टिव होते हैं। एंड थोड़ा सा
यूनिवर्सल मंत्र कहा गया है ओम, और ओम ऐसा कोई भी मंत्र नहीं होगा जिसमें ओम ना कहा गया हो। हर एक मंत्र के प्रारंभ में ओम जरूर बोला जाता है। ओम बोलते ही सारे मंत्र शुद्ध हो जाते हैं, और उसका जो महिमा है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार है। और अगर ओम का उच्चारण ही कर लिया जाए सिर्फ 108 बार, तो समझ लीजिए कि आपका पूरी तरह से सारे ऑर्गन एक्टिव, सारे जितने भी सेल्स हैं एक्टिव, सारी मसल्स एक्टिव, सारे लिगामेंट्स एक्टिव, यानी कि आपके शरीर में कोई भी व्याधि आदि नहीं रहेगी, और पूरी तरह से आप एक्टिव हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ओम के उच्चारण से ही। क्योंकि उससे शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, सर्कुलर होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ब्लड का। तो कितना कुछ होता है हमारे ओम के उच्चारण में ही। प्यूरिफिकेशन, हमारे ब्लड में जो भी अशुद्धियां हैं वह पूरी तरह से प्योर हो जाती हैं, जितना विषैले पदार्थ हैं वो उन्हें बाहर निकल जाते हैं। बटरफ्लाई करेंगे हम। बटरफ्लाई करते समय हमें सिर्फ ध्यान इसका देना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होते ही हमारी जो भी एनर्जी स्रोत है वह है सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वह स्ट्रेट अगर रहेगी, कर्व ना हो। अगर कर्व रहेगा तो हमारी जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा, जो हमारी शक्तियां हैं वह पूरी रूप से मस्तिष्क तक नहीं जा पाएंगी। तो अगर आपकी स्ट्रेट रहेगी स्पाइनल, तो आपका जो संदेश है वह पूरी तरह से ब्रेन में पहुंचेगा और पूरी बॉडी को एक्टिव कर देगा। अच्छे से ऊपर नीचे करते रहेंगे। आपका ध्यान सिर्फ इस समय आपके शरीर पर, आपके मन पर और आए हुए परिवर्तन पर रहेगा। एनर्जी, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हर किसी का अलग अलग होता है। इम्यून सिस्टम किसी का जेनेटिक भी होता है। जैसे कि बचपन से ही कई बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कई बच्चे बहुत ढीले ढाले होते हैं, तो उनको अपने बड़ों से मिलता है। बड़ों से यानी कि ब्लड से मिलता है। और एक होता है कि हमारे कर्मों से मिलता है इम्यून सिस्टम। हम जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हेल्थ के लिए इंक्रेज करेंगे उतना ज़्यादा होगा। और हमें कुछ चीज़ें न्यूट्रिशन से मिलती है। न्यूट्रिशन जितना हम अच्छा लेंगे, यानी कि हमारे जो भी सिक्स हमारे हैं, खनिज पदार्थ है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे हमारे अगर हमारी बॉडी में संतुलन में रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो सोचिए कि कितना कुछ है हमारे शरीर में। तो जेनेटिक तो चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसमें तो किसी का है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो भी करते हैं, यानी कि हम पावर लेने के लिए व्यायाम करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम है, इससे भी बहुत इम्यून बढ़ता है हमारा। खाने पीने से तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो चलिए अभी तो हम ब्रीदिंग में जाएंगे। तो उसके लिए हमने खड़े होकर विशेष तौर पे हम अगर 5 आसन भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। तो 5 आसन में सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन बहुत ही स्ट्रेच, पूरी तरह से स्ट्रेच करता है बॉडी को और हमारी एड़ी से लेकर एनर्जी दौड़ा देता है मस्तिष्क तक। तो इस तरह से हम बारंबार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे ताड़ासन, खींचेंगे अपने समस्त शरीर के अंगों को, रीढ़ की हड्डी को खींचता हुआ अनुभव करेंगे और धीरे से साइड से नीचे आ जाएंगे। इसको बारंबार दोहराते चले जाएंगे। अगर आपसे एड़ी ना उठाना, अगर आपको लगता है कि घुटने में अधिक तकलीफ है, जैसे ही एड़ी उठाएंगे तो आपकी घुटने की कटोरी है उसमें थोड़ा सा दर्द बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा करने से दर्द बढ़ रहा है तो ना उठाएं। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ही ऐसा हो। तो इसलिए आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आप एड़ी उठाते ही आपके घुटने में दर्द होता है तो ना उठाएं। बारंबार दोहराएं इसको। हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, दर्द तो दूर होते हैं। पिंडलियों का दर्द, घुटने का दर्द, जंघाओं का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर होता है। हमारे हाथों में पूरी तरह से पावर आती है। रीढ़ की हड्डी में पूरी तरह से खिंचाव होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। चलते रहेंगे। योग में खड़े होकर आसन, सबसे पहला आसन है ताड़ासन।
इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा मन स्थिर होता है, एकाग्रता की तरफ हम जाने लग जाते हैं। शरीर के दोषों को दूर करने वाला सबसे अच्छा जो आसन है वह है ताड़ासन। हमारे ऑर्गन पूरी तरह से जो एक्टिव करने वाला आसन ताड़ासन। एंड धीरे से रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा सूक्ष्म क्रिया में आएगा। कमर को गोल गोल घुमाना, यानी कि एक्टिव करता है। वैसे तो हमारे जो जितने भी ऑर्गन हैं उनको एक्टिव करने वाला है ये, लेकिन ये किसी आसन में नहीं आता है, ये सिर्फ सूक्ष्म क्रिया में ही इसको स्थान दिया गया है, लेकिन काफी अच्छा है। कमर को गोल गोल घुमाते ही एक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। एंड हम शोल्डर रोटेशन भी, ये भी किसी आसन में नहीं आता है, ये भी क्रिया में ही आती है। सूक्ष्म क्रियाओं में हमने इसको रखा हुआ है, लेकिन इसको आसन के बीच बीच में हम दोहरा सकते हैं। हमेशा अक्सर श्वास भरते हुए ऊपर जाना होता है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना होता है। यह भी सूक्ष्म क्रिया ही है, लेकिन अधिक उपयोगी है, अधिक लाभदायक है। हमारे हाथों की स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ जाती है अगर हम हल्की हल्की सूक्ष्म क्रियाएं बीच बीच में दोहराते रहें तो। स्पाइनल ट्विस्टिंग, यह भी एक तरह से सूक्ष्म क्रिया में ही आता है। शरीर को बड़ी जल्दी गर्म कर देता है, स्पाइनल कोड को थोड़ी सी एक्टिव करने के लिए काफी उपयोगी है स्पाइनल ट्विस्टिंग। इसको 20 से 25 बार भी दोहरा लिया जाए तो जंप अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारा शरीर पूरी तरह से खुल जाता है आसनों के लिए। एंड धीरे से रिलैक्स। दूसरा आसन है हमारा, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे जितना हमसे हो सके, आपकी पीठ में कर्व ना हो, धीरे धीरे आपका पेट दबता हुआ, आपकी अपर बॉडी नीचे आते हुए, धीरे धीरे अपने पैरों को पूरी तरह से सीधा करते हुए, जितनी आपकी क्षमता है उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे नीचे जाना होता है। इसको हम कहते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन पूरी तरह से हमारे पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कमर के निचले हिस्से को बहुत मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर लेकर जाएंगे। इसको भी कम से कम जितनी क्षमता के अनुसार आप श्वास छोड़ते नीचे जाएं, श्वास भरते ऊपर आए, कंटिन्यू चलते रहें। जरूरी नहीं है जल्दी जल्दी करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, आप धीरे धीरे करेंगे, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो भी आपके शरीर में बहुत पावर आ जाती है। चलते रहेंगे। पूरा खिंचाव तनाव आपको महसूस करना है बंद आंखों से, क्योंकि आसनों को अगर बंद आंखों से किया जाए तो पूरी तरह से आप अपने भीतर जुड़े रह सकते हैं और अपने आए हुए परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव आपका है, अगर आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस आसन में कितना बेनिफिट्स है, आपको कितना बेनिफिट मिला। चलते रहेंगे। एंड लास्ट में एक बार हम होल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों की हथेली को जमीन पर लगा दें, घुटना सीधा ही रखें, कोशिश करें कि आपकी नाक आपके दोनों घुटने के मध्य चली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई जबरदस्ती ना करें, अपने साथ जितना आपसे होता है उतना ही आपको जाना है और धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। ये आपका दूसरा आसन था। अब आप थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाओं के साथ फिर जुड़ेंगे।
बीच बीच में आपको सूक्ष्म क्रिया भी करते रहेंगे तो आपको आसनों का भी पता चलता रहेगा और उससे थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा। तो ये आपकी सूक्ष्म क्रिया है घुटने की। आप थोड़ा थोड़ा सा बैंड हो रहे हैं। आप घुटने को गोल गोल घुमा सकते हैं। श्वास के साथ जुड़े रहिएगा। आप श्वास लेते और छोड़ते रहिएगा। एंड रिवर्स। तीसरा आसन हम आपको बताते हैं वृक्षासन। तो वृक्षासन आपको क्या करना है कि आपका लेफ्ट लेग उठाकर पंजा, लेफ्ट लेग उठाकर पंजे को आपको लगा लेना है। आपके राइट लेग के जो जुड़ता हुआ जो पैर है यानी जेनेटिक जो पेल्विक चक्र है वहां पर आप लगा दीजिए। तो पेरिनियम चक्र पर आपने लगा दिया एड़ी को और दोनों हाथों को ले जाएंगे आप धीरे धीरे बैलेंस करते हो ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। पूरी तरह से सीधी रहेगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आप पूरी तरह से इसमें जितनी देर तक आपकी क्षमता है रोक सकते हैं अपने आप को तो रोक लीजिए। आंखें बंद करते हुए किया जाएगा तो आप अंदर अपने जो आपके ऑर्गन हैं कितने एक्टिव हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गिरने का डर है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं स्टार्टिंग में, नहीं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। इसमें आप जितनी देर चाहें उतनी देर रह सकते हैं। आपका समय है, रुके रहे आप 1 मिनट 2 मिनट जितने मिनट तक आप रोक सकते हैं अपने आप को। एंड धीरे से साइड से नीचे आ जाएंगे। एंड बैलेंस के लिए जाएंगे अब हम दूसरा पैर, हमारा राइट लेग का पंजा, राइट लेग की एड़ी हम पेरिनियम चक्र तक रखेंगे और पूरी तरह से अपने बैलेंस को बनाते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर खींचते हुए। जैसे ही हमारा शरीर खींचता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड खींच जाता है, हमारे सातों के सातों चक्र एक्टिव होने लग जाते हैं, यानी हमारे शरीर में पूरी तरह से सभी जितने भी रोम छिद्र हैं खुल जाते हैं। और रोम छिद्र खुलते ही हमारे जितने भी शरीर में विषैले पदार्थ हैं वह बाहर निकलने लग जाते हैं। रोक कर रखिए। जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है वैसे ही हमारे शरीर का पूरी तरह से रोम छिद्र खुलकर पसीना बाहर आ जाता है, विषैले पदार्थ पूरे पूरे बाहर आ जाते हैं। एंड धीरे से साइड से नीचे ले आएंगे। रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। इसको आप बार बार दोहरा सकते हैं। इसको 3 सेट भी आप कर सकते हो, 5 सेट भी कर सकते हो, 11 सेट भी कर सकते हो। यह आपका टाइम और आपका बैलेंस है कि कितनी बार आप जा सकते हो आसन में। रोकिए। एंड फिर जाएंगे बैलेंस के लिए। धीरे से रिलैक्स। अब आप अपने घुटने को थोड़ा सा ऐसे झटका मारेंगे, यानी कि आपको सूक्ष्म क्रिया में फिर जुड़ना है। तो सूक्ष्म क्रिया के लिए थोड़ा सा घुटने में झटका ना आए, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप सांस लेते हुए छोड़ते रहेंगे। सिर्फ पैर को आपको किक लगानी हल्की हल्की सी, फिर दूसरे पैर से आपको किक लगानी है। थोड़ा सा आप घुटने को गोल गोल भी घुमा सकते हैं। यह सूक्ष्म क्रिया में है। एंड रिवर्स। चेंज करेंगे हम। एंड रिवर्स। आप एंकल रोटेशन भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप आसनों के बीच बीच में आप सूक्ष्म क्रिया डालेंगे तो आप काफी ज्यादा अच्छे से जुड़े भी रह सकते हैं। एक एक अंग आपका पूरी तरह से खुल भी जाएगा। एंड रिलैक्स। अब हमने चौथा हमारा जो आसन है वह है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन में जाने के लिए आपको क्या करना है,
दोनों पैरों में गैप करेंगे, थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, बिना गैप के भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एड़ी मिली हुई रहेगी, पंजे में दूरी, दोनों पैरों को पास में रखते हुए भी आप त्रिकोणासन कर सकते हो। तो त्रिकोणासन के लिए आपको क्या करना होगा, श्वास छोड़ते हुए जाना है साइड में नीचे, दोनों पैरों में। एक बार आप इस तरह से भी दोहरा सकते हैं, साइड में जाना है, रोक लीजिए अपने आप को, आकाश की तरफ देखते हुए, हाथ आपका पूरी तरह से देखते रहिए, एंड धीरे से बीच में आएंगे, फिर दूसरी साइड जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखते हुए, हल्का सा बैंड होना है कमर से, साइड में जाते हुए सामान्य श्वास पर रोकना है अपने आप को, एंड धीरे से रिलैक्स। दोनों पैरों में कंधे के समान गैप हो जाएगा, त्रिकोणासन ही करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, जितना आपसे जाया जाए, ऊपर वाले हाथ को देखना है आपको, खिंचाव तनाव आप देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, अनुभव करते चले जाइए, सामान्य श्वास पर रोक लीजिए। एंड धीरे धीरे वापस आएंगे हम, फिर गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप कमर से बैंड हो रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, खिंचता हुआ अनुभव करते चले जाइए। अनुभव कीजिए आप अपने भीतर, अपने स्पाइनल कॉर्ड पर, अपने पेट की मांसपेशियों पर, आपके पैरों की मांसपेशियों पर, अलग अलग अंगों में अलग अलग अनुभव हो रहा है आपको, यह अनुभव आपका है, आप अनुभव करते चले जाइए। एंड धीरे से रिलैक्स। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए गैप को, और फिर उसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, आपको राइट हैंड ऊपर लेकर जाना है खींचते हुए, राइट हैंड ऊपर खींचिए अधिक से अधिक, जितना अधिक खींचेंगे उतना ज्यादा आपके दर्द दूर होंगे। फिर धीरे धीरे आपको राइट हैंड कान से सटा हुआ ही नीचे आता रहेगा, धीरे धीरे नीचे आएंगे आप, धीरे धीरे नीचे आते हुए आपको इसी तरह के हाथ को देखना है, कोशिश करना है देखते हुए, कोशिश करते रहिए, खिंचाव तनाव को अनुभव कीजिए, त्रिकोणासन आपका, और धीरे धीरे वापस आ जाइए, ये खिंचता हुआ, एंड साइड से नीचे आ जाएंगे। अब बैलेंस आना है त्रिकोणासन में, तो दूसरे वाले हाथ को उठाएंगे ऊपर, टर्न करेंगे आकाश की तरफ, हथेली को ऊपर खींचेंगे, श्वास गहरी भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे चलते चले जाइए, चलते चल जाइए, इसी तरह के हाथ को देखना शुरू कर दीजिए। रोक लीजिए अपने आप को, रोक कर रखिए अपने पैरों पर, अपनी कमर पर, अपने पेट पर, अपनी पीठ पर, एक एक अंग पर अनुभव करेंगे आप, वाइब्रेशन हो रहा है। एंड धीरे से आप वापस श्वास भरते हुए एंड रिलैक्स। ये आपका त्रिकोण आसन है, ये आप बार बार दोहरा सकते हैं, आपको जाना और आना इसी तरह से है। श्वास भरते ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, फिर श्वास भरते ऊपर आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। सामान्य स्थिति में आपको रोक कर रखना है, जिस आसन में आप रुकते हैं उसमें सामान्य स्थिति चलेगी। जैसे कि मान लो आप रुके हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड धीरे धीरे वापस आ गए, और दूसरी साइड आप गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड धीरे धीरे वापस आ गए, एंड रिलैक्स। एक बार फिर आप सूक्ष्म क्रिया के साथ जुड़ेंगे। यह सूक्ष्म क्रिया आपको पूरी तरह से पावर देती है, बीच बीच में थकान दूर करती है। आपने सबसे पहला आसन किया था ताड़ासन, उसके बाद पादहस्तासन, तीसरा था वृक्षासन, चौथा था त्रिकोणासन। अब पांचवा आसन हम डालते खड़े होने वाला, तो वो अर्ध चक्रासन ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट बेंडिंग, साइड बेंडिंग, अप बेंडिंग,
लेकिन बैक बेंडिंग नहीं हुई है। तो खड़े होकर आपको चारों तरफ का बेंड हो जाएगा। तो अर्ध चक्रासन में क्या होता है आपको, तो इस तरह से आप पूरी तरह से भी जा सकते हैं। देखो बहुत इजी तरीका है आपको बैक बेंडिंग के लिए। इस तरह से आपको श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आ जाना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और पावर भी है तो आप पूर्ण चक्रासन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किया है आपने तो उसको दीवार के साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूर्ण चक्रासन आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये विशेष बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप दीवार के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ दीवार के साथ कैसे करेंगे आप। देखिए थोड़ा सा दीवार के बाहर ही रहना है आपको। धीरे धीरे आपको दीवार पे हाथ रखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप जमीन के पास जाते हैं वैसे ही आप दोनों हाथों को लगा लेंगे। जमीन पर लगा लीजिए आप हाथ, रोक लीजिए अपने आप को जितनी देर तक रोक सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको वापस आना है, इसी तरह से आप वापस आ जाइए। आपकी पीठ की जो ये स्पाइनल कॉर्ड है बहुत ज्यादा धीरे 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 बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। प्लस अगर दर्द होता है तो उसका भी उपाय है, लास्ट में हम आपको बता देंगे। अगर आपको कहीं पर भी झटका आता है, कुछ भी होता है तो वो भी उपाय है। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बहुत ही रिजल्ट अच्छा देते हैं, लाभकारी रिजल्ट देते हैं। तो वो भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से आप चक्रासन भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप पूर्ण अगर चक्रासन करते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या है आप देख लीजिए, अगर सीखना चाहते हैं तो दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में दोनों हाथों को धीरे धीरे जाएं, जब तक आपको जमीन ना दिखने लग जाए तब तक आप हाथ नीचे ना रखें। आपको जब जमीन दिखने लग जाती है तभी आप धीरे से जाएंगे पीछे और रिलैक्स यहीं पर रोक लेंगे अपने आप को। अब ऊपर उठने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि झटका आ सकता है। क्योंकि अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं योग में तो आप ऊपर उठने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी पावर आने के बाद ही आप ऊपर आएंगे। तो अभी आप ऊपर आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए धीरे से आप इसी तरह से नीचे लेट कर फिर उसके बाद करवट लेकर आप उठेंगे। तो ये योग के कुछ नियम हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, वरना योग जितना अच्छा होता है उतना ही वह गड़बड़ भी कर सकता है। तो क्योंकि आप लापरवाही, देखिए गाड़ी में बैठे हैं, अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपका नुकसान साथ में औरों का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपका शरीर पे किसी भी अंग में नुकसान ना हो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण, यानी कि आपको बहुत अच्छे से उस चीज में महारत ही प्राप्त करनी होगी। महारत ही प्राप्त हो गई तो ऑटोमेटिक आप खिलाड़ी हो गए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा नियम के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे 5 जो आसन हमने आपको बताए थे खड़े होकर, ये बहुत ही अच्छे आपने किए हैं। इतना भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब हम बैठ के आपको बताएंगे 5 आसन। तो 5 आसन में सबसे पहला आसन, पहले तो हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे। तो सूक्ष्म क्रिया के साथ हमें क्या करना है, बटरफ्लाई सबसे अच्छी है। बटरफ्लाई सूक्ष्म क्रिया में ये आपके एड़ी से लेकर मस्तिष्क तक के भाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। जितना गर्म बॉडी होगा उतना ज्यादा अच्छा आप आसन कर पाएंगे। सबसे अच्छा आसन है, पहले हम बैठकर दोनों पैर सीधे रखेंगे और जानुशिरासन। जानुशिरासन में क्या होता है,
आपका एक पैर सीधा रहता है, घुटना जमीन पर रहेगा, दूसरा पैर बैंड हो गया। आपके जो पंजा है, आपका लेफ्ट लेग का पंजा है वो राइट जंघा के पास में रख दिया चिपकाता हुआ। दोनों घुटने जमीन पर रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास गहरी भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कान से सटा हुआ आपका हाथ रहेगा। और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आपको नीचे आना है। अगर आपकी कैपेसिटी इतना नीचे आने की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और रोक लीजिए अपने आप को। अगर आपको लगता है कि 8-10 बार हमें मूवमेंट देना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मूवमेंट दीजिए, पहले थोड़ी सी बॉडी को लचीला बनाइए। और जैसे ही आपको लगता है कि अब गर्म हो गई है बॉडी और लचीलापन आ चुका है तो फिर उसके बाद आप होल्ड में जाइए। आप होल्ड में जाएंगे। अब आप जब होल्ड में होते हो तो आपकी एक एक अंग में दबाव पड़ रहा है, एक एक अंग में खिंचाव पड़ रहा है। इस दबाव और खिंचाव में जितना बॉडी यानी कि आपके ऑर्गन दबेंगे उतना हार्मोन्स उत्पन्न होंगे और हार्मोन्स फैलेंगे। ब्लड में जितना ज्यादा हार्मोन्स जाकर घुलेगा मिलेगा वह पूरे शरीर में फैल जाएगा। एंड धीरे से रिलैक्स। ये जानुशिरासन। अब हम बैलेंस में जाएंगे, यानी कि जो पैर सीधा था उसको बैंड कर लिया आप, फिर जाएंगे हम। अगर हमें मूवमेंट करना है तो हम मूवमेंट के साथ पे पहले करेंगे, फिर हम होल्ड करेंगे। 2-4-10 बार आप मूवमेंट कर लीजिए, जितनी आपके पास समय या फिर जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप करेंगे। उसके बाद आप जोड़ लीजिए अपने शरीर के साथ। अब जानुशिरासन में फायदे तो समझ लीजिए, आपके 2 हाथ 2 पैर, एक पीठ एक पेट, आपका फेस, और इससे होने वाले जितने भी विकार यानी कि जितने भी विकार हैं इस पृथ्वी में, इस शरीर में हो उत्पन्न, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। एंड रिलैक्स। ये जानुशिरासन। सर में दर्द होता है, बुखार आता है, एलर्जी हो जाती है, हमारे स्किन प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है, किसी भी जोड़ों में दर्द होता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, उन सब से आप दूर हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आप दोनों पैर सीधे कर लिए तो इसका नाम आ गया पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे तो पश्चिमोत्तानासन आ गया। एक पैर से करे तो जानुशिरासन था। इस तरह से आप पहले मूवमेंट कीजिए, बॉडी को थोड़ा लचीला बनाइए। जब पूरी तरह से आपको लगता है कि गर्मी उत्पन्न हो चुकी है उसके बाद आप होल्ड कर लीजिए। आपका पेट अधिक से अधिक दबता हुआ, आप समझ लीजिए आप शरीर है तो शरीर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। उतार चढ़ाव हुआ तो डायबिटीज हो गई, उतार चढ़ाव हुआ तो ब्लड प्रेशर हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वह बढ़ गया, नलियां ब्लॉक में आ गई, ब्लॉकेज बढ़ गई है, हमारे अलग अलग नलियों में कोई कोई ब्लॉकेज आ गई हो, या हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। अनेक बीमारियां हैं जो कि हम आए दिन सुनते रहते हैं, उन सब से हम निजात पा जाते हैं अगर हम योग में आ जाते हैं। ये हमारा जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन, हम एक ही श्रेणी में हम इसको देंगे। फिर हमारा आ जाता है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए क्या करना है, एक घुटना बैंड करेंगे हम, एक घुटना बैंड, आप बाहर, इसको हम एक ही श्रेणी में डालेंगे। आपका राइट लेग सीधा रखिए, लेफ्ट लेग बैंड कर लीजिए, आपका अपोजिट हैंड उठाइए और थोड़ा सा इसको पेट की तरफ दबाते हुए घुटने को पीछे की तरफ मूव कर लीजिए। रोक लीजिए अपने आप को सामान्य श्वास पर, पेट दबता हुआ अनुभव करेंगे। 1 2, रोक लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे, ये हम 3 तरह से अभी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये साधारण तरीका था, जिनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में वो इस तरह से वहीं पर रखेंगे। अब सेकंड स्टेज हम इसी में ही बढ़ाते चले जाएंगे। सेकंड स्टेज है इसी की ही, तो हमने थोड़ा सा पैर के अंदर साइड रख लिया। अब उसके बाद अपोजिट हैंड उठाएंगे, पहले श्वास गहरी भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को नीचे वाला जो सीधा घुटना है उसको टच करेंगे और अपना जो खड़ा है वो घुटना है उसको पेट की तरफ और पुश करेंगे और अपर बॉडी को थोड़ा सा बैक साइड में ट्विस्ट कर लेंगे। सामान्य श्वास पर रोक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंड धीरे से रिलैक्स। फायदे, आपके पेट के ऑर्गन सारे सारे दब रहे हैं। आप सोचो, मोटापा तो दूर हो गई, जोड़ों के दर्द दूर होंगे, डायबिटीज कंट्रोल में आएगी, इंटेस्टाइन पूरी तरह से खिंच रही है, आपके एब्डोमेन वाला भाग खिंच रहा है, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, सब में आपके फायदा हो रहा है। तो जो जो दब रहे हैं, जिन जिन में खिंचाव तनाव हो रहा है, उन सब में आपके लंग्स बहुत क्योर हो रहे हैं, आपका हार्ट मजबूत हो रहा है, सब में फायदा होगा। ये दूसरे श्रेणी में आप तीसरा बताएंगे। ये एक ही चल रहा है आपका लेफ्ट लेग बैंड कीजिए, नीचे लगा लीजिए, हिप्स के नीचे लगा लीजिए और राइट लेग को खड़ा कर लीजिए। अब आप अपोजिट हैंड को उठाइए, जो खड़ा घुटना है उसका अपोजिट हैंड उठाइए और पूरी तरह से घुटने को आप पेट के संपर्क में लाने के लिए कोहनी से धक्का मारिए। अब पीछे वाले हाथ को लपेट लीजिए कमर पर, ट्विस्ट कीजिए अपर बॉडी को, रोक लीजिए अपने आप को। 1, जितनी देर तक रोकेंगे उतना ज्यादा अच्छा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम कम टाइम पे हम हट गए हैं आसन से, लेकिन आप ज्यादा टाइम के लिए भी रोक सकते हैं। एंड अब हम बैलेंस में जाएंगे। ये देखिए, उठाइए अपोजिट हैंड को और पूरी तरह से आपके घुटने को पेट से दबाना है, पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है अपर बॉडी को, हाथ को लपेटना है पीठ में। अगर आप लपेट सकते हैं तो ही लपेटेंगे, अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो ना लपेटें। रोक ले आंखें बंद करते हुए, रुके रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कब्ज, अपच, जो भी एंजाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिव विचारों में घेरे में रहते हैं हम, उन सब से आप निजात पा जाएंगे। ये आपका सबसे पहला था पश्चिमोत्तानासन, दूसरा था अर्ध मत्स्येनासन। अब हम तीसरे में जाएंगे। बैठ के ही जो हम कर रहे हैं उन्हीं आसनों को बता रहे हैं। तीसरा हमारा आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठना होगा। बहुत ही अच्छा आसन है, डायबिटीज कंट्रोल करता है, मोटापा दूर करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो भी इंटेस्टाइन है उसको बहुत ज़्यादा क्लियर करता है और हार्ट और लंग्स को भी बहुत क्योर करता है। तो दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से सामने की तरफ जाना है, कोहनियां लुढ़कानी है, जमीन की साइड खींचना है अपने फेस वाले ऑर्गन को और पूरी तरह से रोक लेना है अपने आप को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। इसको आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार दोहरा सकते हो। मंडूक आसन बहुत ही अच्छा आसन है। ये तीसरा आसन है बैठकर हम करने वाले, जिनमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, वही आसन हम बता रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद इसका जो पीछे वाला भाग है उसको हम उष्ट्रासन के रूप में लेंगे। तो उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा आसन है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आप लचीलापन पहले लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप इस तरह से मूवमेंट करते रहेंगे, 10 से 20 बार भी मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप एकदम जाने में, उसके बाद आप देखिए एकदम से जाएंगे अगर तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो बड़ा हल्कापन महसूस होगा। तो इसमें आपको रोकना है, बिल्कुल पूरी तरह से गर्दन देखिए आपकी खिंच रही है, आपका रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र एक्टिव हो रहे हैं, आपका मूलाधार चक्र से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक सारे के सारे चक्र आपके एक्टिव हो रहे हैं। उष्ट्रासन, हाथ पैर पुष्ट हो रहे हैं एंड धीरे से रिलैक्स। ये आपका बैठने वाला चौथा आसन है जो कि आपके लिए बहुत बहुत पावर देने वाला है। उसके बाद हम अगर इसके बाद हम और जाएंगे तो सिंहासन बताते हैं। तो सिंहासन और भी अच्छा है। ये 5 जो आसन आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से आपको इम्यून सिस्टम, आपके सारे ऑर्गन को बहुत मजबूत करने वाला है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप आवाज ना निकालें। अगर आप चाहते हैं आवाज निकालने से और लोग डिस्टर्ब होते हैं तो ना निकालें। उसके लिए क्या करना है, देखिए पीठ में पूरी तरह से कर्व सिंह के समान, गर्दन को ऊपर की साइड खींचे अधिक से अधिक, जीभ को बाहर निकाल लें, आंखें जैसे बाहर निकल जाएंगी इतनी बड़ी आंखें कर लें और पूरे फेस के ऑर्गन को एकदम विस्तृत कर दें। जितना विस्तृत करेंगे उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपकी थायराइड को बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर डालना है और वहां घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से आप 5 बार भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट आते हैं। थायराइड जिनको है वो करके देखिए, नियम से करें। उनकी गोली जो है, जो भी खाते हैं उनको पता चल जाएगा। अगर वो 125 खा रहे हैं तो उनकी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। डॉक्टर खुद चेक करेंगे और बताएंगे कि आपको अब इतनी हैवी डोज खाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे 5 जो हमारे बैठकर आसन बताए हैं। अब हम लेटकर जो पीठ के बल बताने वाले आसन हैं वो बता रहे हैं। फिर लेट पीठ के बल और पेट के बल बताएंगे। तो वो आप देखिए कि कौन कौन से हैं। हम पहले पेट के बल वाले बता देते हैं। तो पेट के बल वाले सबसे अच्छा आसन जो है वह भुजंग आसन है। तो भुजंग आसन में आपको पूरी तरह से लंग्स और आपके जो हार्ट है बहुत ज्यादा पावर में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है, प्यूरिफिकेशन बढ़ जाता है उनमें। तो डिटॉक्सी जो करण है, जो मतलब आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन है वो बढ़ जाता है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करना है कि आप लेटे हुए हैं पेट के बल, पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। अनुभव करेंगे आप वाइब्रेशन को आपकी रीढ़ की हड्डी पर, और दोनों हाथों को सीने के पास रख देंगे। सीने के पास रखते ही आप धीरे धीरे हाथों की हथेली पर दबाव डालना शुरू कर दीजिए। आपके पैरों के पंजे को ले आइए। पूरी तरह से उसको लेते हुए आपको धीरे धीरे श्वास भरते हुए, जितनी आप में क्षमता है उसी हिसाब से आप भरते जाइए। जितनी आप भरते जाएंगे तो आपकी प्राण वायु आपके फेफड़ों में भर रही है। अनुभव करेंगे आपके फेफड़े पूरी तरह से भर गए हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। पूरी तरह से भर लीजिए। रोकिए यहीं पर अपने आप को, जितनी देर तक रोक सकते हैं स्वेच्छा अनुसार, और धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे। इसको भी आप 3, 5, 7, 11 जितनी बार आप दोहरा सकते हैं उतनी बार आप बारंबार दोहराते चले जाएंगे। श्वास भरते ऊपर खींचेंगे अपने बैक को, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वह खींचिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते ही नीचे ले आइए। आप देखेंगे बहुत ज्यादा पावर आ रही है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा हमारा आसन है वह है शलभासन। तो शलभासन के लिए आप एक एक पैर का भी चुनाव कर सकते हैं। रोक लेंगे, चिन का सपोर्ट रखेंगे, आप पूरी तरह से रोकिए अपने आप को। श्वास भरते हुए पैर को उठाना होता है और श्वास छोड़ते हुए नीचे रखना होता है। लेकिन आप होल्ड में हैं तो आप उस समय सामान्य श्वास पर होल्ड करेंगे। आप एक एक पैर का चुनाव कर सकते हैं कुछ दिनों तक, और जब आपको लगता है कि पावर बढ़ गई है तो आप दोनों पैरों को उठाएं, चिन का सपोर्ट रखें जमीन पर, आंखें बंद रखें एंड धीरे से रिलैक्स। ये होल्ड का समय आपका है। जितनी देर तक आपको होल्ड अच्छा लगता है उतनी देर तक रखेंगे। तीसरा हमारा जो आसन है पेट के बल लेटने वाला, धनुरासन। तो धनुरासन में आपको पंजे को पकड़ना है अच्छे से और चले जाना है। अब देखिए ये धनुर आसन यानी कि धनुष के समान आपकी रीढ़ की हड्डी कर्व में आ चुकी है। आपके सातों के सातों चक्र एक्टिव हो रहे हैं। मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये सातों चक्र आपके एक्टिव हो गए हैं धनुरासन में। अब देखिए कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इससे। आपके सातों चक्र एक्टिव हो गए, आपका प्यूरिफिकेशन बढ़ गया, सर्कुलेशन बढ़ गया, डिटॉक्सीकरण बढ़ गया। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो है
ये आपकी पूरी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेगा। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते हुए छोड़ते रहिए, रिलैक्स कर लीजिए। ये आपके 3 आसन हमने बस बताए हैं, आप ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, आप 3 आसन ही कर लें। अब आप पीठ के बल आएंगे। पीठ के बल आने वाले आसन, सबसे अच्छा आसन, सबसे पहला आसन जो है वह है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को उठाएंगे आप 30 डिग्री पर, होल्ड कराएंगे आप। आपसे अगर दोनों पैरों से प्रारंभ में नहीं होता है तो एक पैर को ही उठाकर रखिए, जितनी देर तक उठा कर रख सकते हैं आपकी क्षमता है ये। श्वास भरते हुए उठाना होता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना होता है। श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, सामान्य श्वास पर रोक लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। अब आपके अगर अच्छा अभ्यास हो गया है तो दोनों पैरों को उठा लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और जितनी आप में क्षमता उतनी देर रखिए। अब ये उत्तान पादासन बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसी में धीरे धीरे जाएंगे विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन कब हो जाएगा? इसी पैरों को आप धीरे धीरे यहाँ ले जाएंगे, यही रोक लेंगे। ये विपरीत करणी आसन, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए विपरीत करणी आसन। अब इसमें भी देखिए सातों चक्र आपके एक्टिव हो रहे हैं, पूरी तरह से मूलाधार चक्र से होता हुआ आपका पूरी तरह से थायराइड, आपके सिर पर ब्लड का पूरी तरह से संचार बढ़ चुका है। एंड धीरे धीरे वापस आइए, आराम आराम से आइए, आराम आराम से, ये आ गए। एंड फिर उसके बाद जाइए ये। तो उत्तान पादासन से होते हुए आप धीरे धीरे विपरीत करणी आसन पर पहुंच गए। ये बहुत ही अच्छा आसन है। आपको अगर योग में जाना है तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। श्वास भरते हुए आप लेकर गए और श्वास छोड़ते हुए वापस आप लेकर गए, सामान्य श्वास पर रुकना है। अब हमने आपको दूसरा आसन हम बताते हैं, पीठ के बल लेटने वाला आसन। तो दूसरा आसन आपका है वह है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में ये देखिए पूरी तरह से पेट की ऑर्गन दब रहे हैं। अब आपका सिर का पॉइंट भी ऊपर उठ गया है। अभी आपका पैर पीछे गया था, अब आपका सिर आगे आ गया। पूरी तरह से इसमें आप अपने आप को बॉल नुमा बना लिया, पूरी तरह से लॉक कर रखा है आपने अपने शरीर को। आपकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से खिंच रही है, होल्ड किए हुए हैं आप। प्यूरिफिकेशन बढ़ रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन, सर्कुलेशन, एंड धीरे से रिलैक्स। ये आपका पवन मुक्तासन था। अब इसी में हमने आपको दिया है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको पैर ऊपर उठाना होता है। अगर किसी किसी का ना उठे तो कोई बात नहीं, आप 90 डिग्री पर ही पैरों को उठाइए। अगर आप धीरे धीरे जाना चाहे तो धीरे धीरे अपनी बटक्स को ऊपर उठाने के लिए आपकी पैरों को सिर की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पीठ को इस तरह से सीधा कर सकते हैं और रोक सकते हैं अपने आप को। ये सर्वांगासन है जो आपके ब्लड पूरी तरह से सिर की तरफ ला देता है और आपके कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं न्यूरॉन से रिलेटेड आपके वह दूर हो सकती हैं। अब इसी में आपको सेतुबंध आसन, ये भी बहुत ही अच्छा है, रीढ़ की हड्डी को बैलेंस करने वाला आसन है। तो सेतुबंध के लिए आपको उठाना है रीढ़ की हड्डी को अच्छे से ऊपर, जितनी देर तक आप होल्ड कर सके। साधारण तरीके से उठाना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं डालना है, रोकना है। इतना ऊपर उठाएंगे बटक्स को कि आपकी चिन्ह अपने आप कंठकूप से लग जाए, कोई विशेष उसमें खिंचाव तनाव ना करना पड़े, चिन्ह अपने आप ही लग जाए। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। इसमें बीच में एक बार हम सूक्ष्म क्रिया डालेंगे, घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड।
और इसी में हम एक बार नौका आसन के लिए आपको इस तरह से अपनी बॉडी को लेना है। हाथों को ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, ये इसका कोई वो नहीं है कि आपको कैसे रखना है। ये आपकी बॉडी है, आपको यहीं पर रोकना है। ये आपका समय है होल्ड का, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही रखें। और फिर उसके बाद आप घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड कर सकते हैं। ये सूक्ष्म क्रिया है। आपकी सूक्ष्म क्रिया आपकी रीढ़ की हड्डी को और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आसनों के बाद बहुत ही अच्छा होता है कि आप इस तरह से छोटे छोटे जो उपाय हैं उनके द्वारा अपने रीढ़ की हड्डी में मसाज करवा सकते हैं। बड़ा रिलैक्स फील होता है उससे। आप घर्षण दिलवाइए, ऊपर नीचे वाला और साइड वाला, यह भी विशेष तौर पर बहुत ही अच्छा होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे अपने कोई गोलाकार अवस्था में पिलो लगा सकते हैं, या फिर आप टॉवल लगा के उसको भी थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से आप कर सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं। तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी तरह से समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ बहुत तेजी से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वहाँ दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की नलियाँ पूरी तरह से खुल जाती हैं। जहाँ ब्लॉकेज होती है वहीं दर्द होता है। जहाँ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है वहाँ दर्द होता है। एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम बैठेंगे। हमने 5 आसन हमने आपको बता दिए हैं। इसमें आपको पूरी तरह से योग, खड़े होकर, बैठकर, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। उसके बाद आप बैठेंगे। बैठकर आपको रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप सुख आसन में बैठे हैं, दंड आसन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं या चेयर में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपके जो भी पावरफुल चैनल है वो रीढ़ की हड्डी में ही है, यानी कि मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये बीच वाला पार्ट जो है ये एकदम कर्व नहीं आना चाहिए। कर्व आएगा तो वहीं पर आपकी जो एनर्जी है वो ब्रेक हो जाएगी और वो जो सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए कपालभाति क्रिया करनी है। कपालभाति क्रिया करते समय पेट को, ये क्रिया है प्राणायाम नहीं है, ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम कपालभाति क्रिया प्राणायाम नहीं होता, क्रिया होती है। तो क्रिया में आपको शारीरिक तरीके से पूरी तरह से शुद्ध कर देना। तो पेट की मांसपेशियों को शुद्ध करता है कपालभाति क्रिया। ये श्वास बाहर और पेट अंदर, और इसमें बिल्कुल भी जब आपको सांस लेने में फोकस करना होता है तो समझ लीजिए कि गलत हो रहा है। सांस लेने में फोकस नहीं करना है, रेचक प्रधान है, आपको बाहर ही निकालना है। आप चाहे 100 करें लगातार, 500 करें लगातार, 1000 करें लगातार, लेकिन आपको थकान महसूस ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपके दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पड़ रही है। तो कंटिन्यू अगर आप करते हो, दर्द नहीं होता है, तो समझ लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बहुत अच्छे से पेट को लेकिन जिनको भी ब्लॉकेज है, जिनको भी हाई बीपी है, वो लोग सहज भाव से करेंगे। कैसे करेंगे? यानी कि रेचक के साथ साथ पूरक पर भी उनको ध्यान देना है। पूरक भी यानी कि श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है, श्वास लेना भी छोड़ना। लेकिन बाकी लोग सिर्फ छोड़ने पे ही ध्यान दें। आ जाता है बीच में, वो हमें पता नहीं चलता, हम फोकस नहीं करेंगे लेने में, हम छोड़ने में ही फोकस करेंगे, लेकिन आता है। हंड्रेड 100 बार मैंने श्वास छोड़ा, लेकिन लिया भी, जो कि मैंने उसमें फोकस नहीं किया।
लेकिन बहुत साधारण तरीके से मैंने किया, कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा, ना ही कहीं दर्द हुआ। तो इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। बस इसी पे ही आपको ध्यान देना है, जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आप इसी में आप वेरिएशन भी डाल सकते हो, आप दोनों हाथों को इस तरह से पीठ में लगाते हुए भी कर सकते हो, ये आपकी अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन सिस्टम यही रहेगा, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, मतलब श्वास रेचक प्रधान है। छोटी सी श्वास आएगी, ज्यादा श्वास जाएगी। ओके, फिर उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी तरह से लंग्स को फैलाना है, सिकुड़ना है, फैलाना है, सिकुड़ना है, फैलाना। अब इसमें आपको लेना भी फोकस और छोड़ना भी फोकस, दोनों भी फोकस करना है। कैसे? रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी में कर्व नहीं आना चाहिए। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो तो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई भी हलचल नहीं डालनी है आपको, सिर्फ सिर्फ लंग्स में ही आपको लगना चाहिए एक्सपेंड हो रहा है, बहुत तेज फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। मजा आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे से आ गया हो। तो ये मजा कब आता है? जब आप पूरी तरह से क्योर हो रहे हैं, पूरी तरह से सिस्टम आपका अच्छे से चलने लग गया है, तभी मजा आता है। नहीं तो बहुत ज्यादा उससे घुटन भी होती है अगर हमारा अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमें वो करने के लिए मना कर देते हैं, घुटन होने लग जाती है, इसलिए। अब हमारा तीसरा है, ये भस्त्रिका आ गया। तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको हमेशा ज्ञान मुद्रा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बनानी होती है। हम मुद्रा, इसको नासिका मुद्रा लेफ्ट हैंड की नहीं बना सकते, क्योंकि हार्ट में प्रेशर पड़ेगा। तो इसको हम ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, और ज्ञान मुद्रा में रखते हुए राइट हैंड की नासिका मुद्रा लगाएंगे। राइट हैंड की नासिका मुद्रा, आप इंडिया के बाहर या कहीं किसी भी देश में चले जाओ, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो इसी तरह से मुद्रा बनानी होती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस चीज का। तो आपको लेना कहाँ से है? लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, बंद करेंगे उसको, और राइट से बाहर निकाल देंगे। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। इडा और पिंगला, ये हमारी दो नाड़ियां हैं, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी यानी गर्म नाड़ी है, यानी कि राइट नॉस्ट्रल। लेफ्ट साइड की जो है वह है चंद्र नाड़ी, यानी ठंडी। तो ठंडा और गर्म का दोनों का पूरी तरह से बैलेंस होना, हमारी बॉडी में बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक रोग भी हमारे सामान्य रहेंगे। यानी कि हर चीज हमारी बॉडी के अंदर है, ऑर्गन है, वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बीमारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन फ्लक्चुएट ना हो, सामान्य तरीके से रहें, उसके लिए हमें अपनी सारी नस नाड़ियों को पूरी तरह से क्योर करना है, शुद्ध करना है। तो यही उपाय है हमारा। आप दो अपने अंगूठे के पास वाली दो उंगली चाहे तो आप आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए, या फिर इसको बैंड करके अंगूठे के पास जो ये सिस्टम है, यानी लंग्स का पॉइंट यहीं पर है, लंग्स का पॉइंट यहीं रखते हुए आप पूरी तरह से यहाँ पे लगा लीजिए, और अंगूठा राइट नोस्ट्रल बंद कर लीजिए, और जो छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली, उसके पास वाली उंगली अनामिका, उनकी पूरी तरह से इस तरह से आपको बनानी है मुद्रा। श्वास भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, राइट से निकालेंगे बाहर, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे बाहर। इसी क्रम को बार बार दोहराते चले जाइए, दोहराते चले जाइए, दोहराते चले जाइए। और जिस नासिका से आपने श्वास भरनी स्टार्ट की थी प्रारंभ में, आपको छोड़नी अपोजिट से है, बस वही क्रम समाप्त हो जाएगा आपका। यानी जहां से आपने श्वास भरी थी वहीं छोड़ देंगे, आपका क्रम पूरा हो गया। एंड इसी तरह से आप करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप जल नेति कर सकते हैं, उससे आपको कभी जुकाम नहीं होगा। और जैसे क्रिया है कपालभाति क्रिया, कपालभाति क्रिया से एक्टिव होती है सारी मसल्स हमारे पेट की। और जल नेति क्रिया है वह हमारे जो जुकाम हो जाता है,
जो हमारे कई सारी ऑप्टिक नर्व्स हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है जल नेति क्रिया करेंगे। आप एक नासिका से कुंडी, जो एक धातु, एक चीनी मिट्टी का भी आता है कप, जिसमें एक नली सी लगी रहती है, गुनगुना पानी कीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और गुनगुना करके उंगली डाल के देखिए। आपकी उंगली अगर सही सहन हो रही है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से उस नली को लगाकर धीरे धीरे आप हल्का सा फेस टेढ़ा करेंगे और आपकी राइट जो नोस्ट्रल है उससे पानी बाहर आने लग जाता है। मुंह हल्का सा खोल कर ही रखेंगे। उस दौरान आप मुंह से ही सांस लेना छोड़ना उस समय करेंगे जिस समय आप जल नेति कर रहे हैं। तो जल नेति जो हमारा है बहुत ही अच्छा है। हमारे जुकाम का गार्गिल बहुत अच्छा रहेगा। पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप गार्गिल करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको जुकाम उखाम नहीं होगा, खांसी वगैरह नहीं होगी। रात में सोते समय सरसों का तेल, जो शुद्ध सरसों का तेल, घाड़ी का तेल है, वो डाल लेंगे तो भी आपके लंग्स बहुत क्योर रहेंगे। गर्दन में भी खराश रहेगी तो चली जाएगी, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। योगी जो भी हैं वो तो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है और ये मुख्य है जो कि आप करेंगे तो बहुत अच्छा। भ्रामरी प्राणायाम पूरी तरह से आपकी ब्रेन को एक्टिव करने वाला भ्रामरी प्राणायाम है। तो उसके लिए आपको कान बंद कर लेंगे अच्छे से, सभी मुद्राएं बनाते हुए अच्छे से गुंजन क्रिया करनी है। घर्षण करना, गर्दन से स्टार्ट होगा घर्षण करना और ब्रेन तक जाएगा। तो घर्षण करना स्टार्ट कीजिए, गर्दन, फेस, आपका सर में पूरी वाइब्रेशन होगा। तो कैसे करेंगे हम? ये गर्दन से होता हुआ जो घर्षण क्रिया है वो पूरी मेरी एक चिन भी वाइब्रेट हो रही थी, मेरे कान भी वाइब्रेट हो रहे थे, मेरे फोरहेड भी वाइब्रेट हो रहा था, मेरा सर भी वाइब्रेट हो रहा था। तो जब मैं भ्रामरी प्राणायाम कर रही थी तो पूरी तरह से मेरा वाइब्रेशन यहाँ पर ही हो रहा था। आप अपना हाथ भी रख सकते हैं सिर पे, तो आपको महसूस होगा। गाल में हाथ रखेंगे तो महसूस होगा वाइब्रेशन। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा आसन है, प्राणायाम कहलाता है। मन की शुद्धि के लिए नींद बहुत अच्छी आती है। तो अभी हमने कुछ नॉलेज दी थी, आज बहुत टाइम भी हो गया। नमस्कार मुद्रा, कल मिलते हैं सुबह सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य से साक्षात्कार होने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। हम अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को भी नमन करेंगे। योगी की एक और पहचान होती है कि वो जल्दी से पैनिक नहीं होते, यानी कि उनको गुस्सा नहीं आता जल्दी से, शायद सुलझे हुए होते हैं या उनके ऑर्गन बहुत ज्यादा संतुलन में आ चुके होते हैं, उनके हार्मोन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए शायद वो जल्दी से पैनिक नहीं होते। तो किसी भी चीज में, जैसे कि अभी समय चल रहा है कि आपको घर के अंदर रहना है, कई लोग इरिटेट हो चुके होते हैं, लेकिन अगर आप योग में रहेंगे तो आप कभी भी इरिटेट नहीं होंगे, आप कभी झुंझलाहट नहीं आएगी आपको। तो बस यही सारी पावर है जो कि आपको धीरे धीरे आपको खुद को महसूस होगी। महसूस कब होगी? जब आप करोगे कोई भी शक्तियों को गेन करने के लिए उस आसन में, उस साधना में जाना अति उत्तम है। तो आप जाएं और उसकी साधना को पहचानें, क्या क्या है उसमें फायदे, उसको आप खुद ही समझ पाएंगे। पूरी तरह से ये आज जो भी सेशन था योग का, पूरी तरह से आपको अनुभव हो गया होगा। जिनको योग बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको 2-3 बार दोहराएंगे, देखेंगे बार बार आप इस वीडियो को, तो आपको काफी सारी नॉलेज होगी। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे पाऊँ, और जो भी आपको अगर मान लो कुछ गलतियां भी नजर आई हो तो नजरअंदाज कीजिएगा।